वेलकम टू राजन केयर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन की सीरीज में हम जियोटेक का इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। देखिए क्या बोला है कि रेशियो, कौन सा रेशियो, किसका किसका डिफरेंस है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, IP WL माइनस WP। तो यहां पर हो जाएगा WL माइनस WP। ये जो रेशियो है उसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ICC को हम डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, अगर हम लिक्विडिटी इंडेक्स देखें तो वो होता है W माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। और जब भी IC और IL को जोड़ा जाता है, मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, तो इन दोनों का जो समेशन होता है वो हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखा है और इंडेक्स ऑफ प्लास्टिसिटी, तो यही है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक है यील्ड लिमिट, तो सॉइल में ऐसा यील्ड लिमिट जैसा कुछ चीज होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक्टिव क्ले हैज एन एक्टिविटी ग्रेटर देन। देखिए अगर एक्टिविटी, इस साइड हम देखें एक्टिविटी अगर लेस देन 0.75 है, लेस देन 0.75 है, तो इसको बोला जाता है इनएक्टिव। क्या बोला जाता है, इनएक्टिव। अगर 0.75 से लेकर 1.25 है तब इसको बोला जाता है नॉर्मल एक्टिव, इसको बोला जाता है नॉर्मल एक्टिव। अगर एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.75 है तब इसको बोला जाता है एक्टिव, तब इसको बोला जाता है एक्टिव। तो इसके आसपास में हमारा जो आंसर है वो क्या बोला है कि एक्टिव क्ले हैज एन एक्टिविटी ग्रेटर देन, तो 1.75 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लगभग अगर देखा जाए तो 1.4 को यूजुअली आंसर ले लिया जाता है, पर इसको हम ध्यान रखेंगे कि जो इस रेंज में इसको नॉर्मल एक्टिव बोला जाएगा, एक्टिव बोला जाएगा, इनएक्टिव बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिडुअल सॉइल आर फॉर्म बाय रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का दूसरा नाम है सेडेंट्री सॉइल, सेडेंट्री सॉइल। तो ऐसा सॉइल जो किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है और अपने पेरेंट रॉक पे ही उसका फॉर्मेशन हो गया है, ऐसे सॉइल को बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जिसका एग्जांपल अगर देखा जाए, यही क्या है, रेसिडुअल सॉइल है। इनका एग्जांपल देखा जाए तो ब्लैक कॉटन सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, ये इनका एग्जांपल है। तो इनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो पहला क्या ऑप्शन दे दिया है, ग्लेशियर से अगर ट्रांसपोर्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल। दूसरा है विंड है तो उसको बोला जाता है एओलियन सॉइल। तीसरा है वाटर है, ठीक है, तो वाटर जो है या लेक जो है उसको बोला जाता है लैकेस्ट्राइन सॉइल। तो यहां पर आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो पिक्नोमीटर से आप दो चीज मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए पिक्नोमीटर का जो वॉल्यूम है ये होता है 900 ml। पिक्नोमीटर का वॉल्यूम जो है 900 ml। इससे हम वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल एट विच जस्ट शियर स्ट्रेन डेवलप इज कॉल्ड। देखिए शियर स्ट्रेन अगर हम अटरबर्ग लिमिट देखें, अटरबर्ग लिमिट देखें तो ये लिक्विड स्टेट है और ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये श्रिंकेज लिमिट है। यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट रहेगा, यहाँ पर सेमी सॉलिड रहेगा और यहाँ पर सॉलिड स्टेट रहेगा। तो जो
बाउंड्री बना रहा है, जहां पर प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्ट लिक्विड लिमिट पर, कि ये लिक्विड स्टेट में है लेकिन अपने डिफॉर्मेशन में हल्का सा रेजिस्टेंस दिखाता है, तो यहीं पर शियर रेजिस्टेंस जनरेट करना वो हल्का सा चालू करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेशन कितना है 100% यानी कि 1 है, इज 100%, तो वाटर कंटेंट भी कितना दिया है 100% यानी कि 1 है। द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, तो देखिए जो रिलेशन है SE इक्वल टू WG, S का वैल्यू हो गया 1 और W का वैल्यू हो गया 1, तो जो वॉइड रेशियो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो गया। ठीक है, लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ओवन ड्राइंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड इज, ओवन ड्राइंग मेथड जो है वाटर कंटेंट निकालने का सबसे एक्यूरेट मेथड है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तब ओवन में टेम्परेचर हम 105 डिग्री से 110 डिग्री मेंटेन करेंगे, और ऑर्गेनिक सॉइल है तो ओवन में टेम्परेचर हम 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। कुछ नहीं बोला है तो हम इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कंसीडर करते हैं। अगर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस मेंटेन तो करते हैं, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, पर इतना ही टेम्परेचर क्यों मेंटेन करते हैं? ये 24 आवर के लिए हम मेंटेन करते हैं 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। उसका कारण ये है कि अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दें टेम्परेचर, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चरल वाटर है, सॉइल को बनाने के लिए जो वाटर है वो भी रिमूव होने लग जाएगा, और ऐसे में सॉइल का स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा। तो आप ओवन में जो सॉइल डाले थे वो अलग हो जाएगा, और वहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो सॉइल का स्ट्रक्चर बदल गया, वो कुछ और सॉइल हो जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव ना हो, इसलिए हम टेम्परेचर जो है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, तो देखिए सॉइल का वाटर कंटेंट 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं बोल सकते। वाटर कंटेंट जो है जो 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, इसका जरूरी नहीं है इसका रेंज जो है। तो अगर रेंज बोला जाए वाटर कंटेंट का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इतना हम जानते हैं। अब 0 से बड़ा हो सकता है ना, अब वो 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, 200% से भी ज़्यादा हो सकता है, 300 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ पर WS क्या है, सॉइल सॉलिड। तो वाटर कंटेंट जो है 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, 0 से 100% रहेगा ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी ग्रेटर देन 100%, बी लेस देन 0% हो ही नहीं सकता। टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 से 100%, ये भी गलत है। नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ये भी गलत है। 100% से ज़्यादा हो सकता है, 0 से 100 के बीच लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। लेस देन 0 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 100% बिल्कुल हो सकता है, 100% से ग्रेटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टोक लॉ जो है इस रेंज में वैलिड होता है, 0.2 mm से 0.0002 mm तक वैलिड होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है सेडिमेंटेशन में। ठीक है, जब सॉइल का हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे तो वहां स्टोक लॉ से क्या देता है, टर्मिनल वेलोसिटी देता है। स्टोक लॉ क्या देता है, टर्मिनल वेलोसिटी देता है। एक तरीके से इससे फाइननेस भी निकाला जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। तो उसमें जो मेथड इन्वॉल्व होता है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो स्टोक लॉ है, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी देता है, मैक्सिमम कितना वेलोसिटी गेन करता है सेडिमेंट होते समय। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द इन सीटू डेंसिटी, है ना। इन सीटू मतलब साइट में डेंसिटी निकालने के लिए, साइट में डेंसिटी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास साइट में डेंसिटी निकालने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है
सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा है कोर कटर मेथड, तीसरा है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और चौथा है रबर बैलून मेथड। तो ये 4 मेथड है साइट में डेंसिटी निकालने के लिए। ऑप्शन देखते हैं। सीव एनालिसिस से हम ड्राई डेंसिटी नहीं निकाल सकते, केमिकल मेथड नहीं, रबर बैलून मेथड हाँ, अल्कोहल मेथड नहीं। तो ये 4 मेथड हैं जिससे हम साइट में क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The property of soil due to which the loss in shear strength caused by remolding can be regained with the time is known as। कहने का मतलब जब हम सॉइल को रिमोल्ड करते हैं, रिमोल्डिंग का मतलब सॉइल साइट से जब लाया गया है, सैंपल जो है साइट से लाया गया है, तो आप किन्हीं भी तरीके से अगर उसका वॉइड रेशियो है उसको चेंज कर देते हैं, तब उसको बोला जाएगा कि इसको रिमोल्डिंग किया जाए है। और जब भी सॉइल को रिमोल्डिंग किया जाता है उसका शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शियर स्ट्रेंथ जो कम हुआ रहता है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो समय के साथ सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ को फिर से गेन कर लेता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है थिक्सोट्रॉपी। क्या बोला जाता है, थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल हैविंग। तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, जो रिमोल्डेड क्ले है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है डिस्पर्स का, है ना। जो डिस्पर्स टाइप अरेंजमेंट है रिमोल्डेड में होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये स्ट्रक्चर होता है डिस्पर्स क्ले का, या डिस्पर्स स्ट्रक्चर ये है। ये जनरली किस में पाया जाता है, रिमोल्डेड क्ले। किस में पाया जाता है, रिमोल्डेड क्ले। जबकि क्ले में कैसा होता है, पार्टिकल का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लोकुलेटेड। तो पूछा है कि डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखना कि क्ले का जो पार्टिकल है वो फ्लैकी होता है, दिखने में कैसा होता है, फ्लैकी होता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा होता है ये पूछा है। तो अरेंजमेंट में देखिए, ये जो फ्लैकी पार्टिकल है, क्ले के पार्टिकल है, ये पैरेलल में अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, तो ये हो जाएगा फेस टू फेस। इसके इस भाग को बोला जाएगा फेस और इस भाग को बोला जाएगा एज। जबकि क्ले में देखेंगे आप तो फेस टू एज ओरिएंटेशन इसको लिया जाता है, एक का एज है और दूसरे का फेस है। तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट में क्या बोला जाता है, फेस टू एज अरेंजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेस टू फेस अरेंजमेंट या पैरेलल ओरिएंटेशन। Hope you enjoyed this lecture. Thank you.